देखिए, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में। क्या रुपी को इंटरनेशनलाइज कर देना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी इंपोर्ट्स करा जाए, एक्सपोर्ट करा जाए, वहाँ पे हम रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉलर को छोड़ के। तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ये टॉपिक अक्सर काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल कंप्लीट डिटेल देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में। इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3, जहाँ पर एक सेक्शन में आंसर है इकोनॉमी का, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्री में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो कन्वर्टिबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, या करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, या करेंसी स्वैप क्या है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस टॉपिक के बैकग्राउंड में है, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बैकग्राउंड में ये कुछ टॉपिक हैं। इसके बारे में प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेंस में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो क्या चैलेंजेस हैं रुपी को इंटरनेशनलाइज करने में। तो ये भी मेंस एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबल लेवल पर जो व्यापार है और जो इकोनॉमी है वो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस कर रही है हाल ही के दिनों में, क्योंकि कोविड-19 आया। कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी मेजर कंट्रीज़ में वो डाउन हो गई, वो डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद कई देशों के अंदर रिसेशन देखा गया। तो अभी भी जो इकोनॉमी है काफ़ी सारे देशों की वो कोविड-19 से जूझ रही है। जो कोविड-19 के बाद के जो चैलेंजेस हैं उनसे वो जूझ रही है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन देखी जा रही है। जो अर्थ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन देखी जा रही है वो भी अपने आप में काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है। और कई देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की। तो इन देशों के अंदर काफ़ी सारे करेंसी क्राइसिस देखे जा रहे हैं और इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी काफ़ी शॉर्टेज देखा जा रहा है। जैसे अफ्रीका में चड, टूनिशिया, इजिप्ट, केनिया, यहाँ पर कुछ करेंसी शॉर्टेज के क्राइसिस देखे जा रहे हैं। वहीं एशिया के अंदर श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर करेंसी क्राइसिस देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड रही है कि डॉलर का एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, और वो अल्टरनेटिव यहाँ पे देखा जा रहा है रुपी के रूप में। और इस कंडीशन में जो इंडियन रुपीज़ है वो एक विन विन सॉल्यूशन दे सकता है इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज़ के लिए जो सैंक्शन फेस कर रही है यूएस ने सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के अंदर इन्वॉल्व है। और आरबीआई का भी डिसीजन है कि जो इंडियन रुपीज़ है उसको प्रमोट करना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड के लिए यहाँ पे रुपी का इस्तेमाल करना, ये अनडाउटफुली एक राइट डायरेक्शन है आरबीआई का। हालांकि रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन में कुछ चैलेंज भी जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं चैलेंजेस पे नज़र डालेंगे। देखिए, थोड़ा यहाँ पे मीनिंग देखते हैं कि क्या मतलब है इंटरनेशनलाइज करने का रुपी को। तो इंटरनेशनल करेंसी जो है वो एक ऐसी करेंसी होती है जिसका यूज़ बियॉन्ड द बॉर्डर करा जाता है। यानी कि सपोज करिए डॉलर है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है, तो डॉलर यूएस की करेंसी है। तो यूएस की जो करेंसी है डॉलर है, उसका इस्तेमाल यूएस के बॉर्डर्स के बियॉन्ड करा जाता है। पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जितने भी ट्रांजैक्शन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है डॉलर को। तो ऐसी करेंसी जिसको वर्ल्ड के लेवल पर प्रेफरेंस दिया जाता है और जिसका ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द बॉर्डर है, उस करेंसी को बोला जाता है इंटरनेशनल करेंसी। जुलाई 2022 तक का रिकॉर्ड देखे हैं तो यूएस का जो डॉलर है उसकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 88% डिमांड है। यानी कि जितनी भी ग्लोबल लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है, यानी कि विदेशी मुद्रा की जो मार्केट है, उस विदेशी मुद्रा के अंदर 88% शेयर है यूएस के डॉलर का। और उसके बाद आता है यूरो, जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। उसके बाद है जैपनीज येन, जो जापान की करेंसी है। और उसके बाद है पाउंड स्टर्लिन, जो यूके की करेंसी है। और इंडिया रुपी का जो अकाउंट है यहाँ पर वो नियरली 1.7% है। और जब हम इंटरनेशनलाइज करते हैं इंडिया के रुपी को, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसलेशन होता है इंडियन रुपीज़ का, इंडिया की करेंसी का, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में भी यहाँ पे इंडियन रुपी का ट्रांसलेशन करा जाता है जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनलाइज करने की इंडियन रुपी को। देखिए, यहाँ पे समझने की बात है कि एक तो करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा बेसिक अंतर देख लेते हैं। देखिए, जो करंट अकाउंट होता है वहाँ पे करंट से रिलेटेड बात होती है, यानी कि जितने भी करंट ट्रांसैक्शन हैं उनको ट्रैक करा जाता है करंट अकाउंट में। अब करंट ट्रांसैक्शन में क्या आता है, तो इंपोर्ट्स आते हैं डेली के, एक्सपोर्ट आते हैं जो भी लोगों के द्वारा करे जाते हैं एक कंट्रीज के दूसरे कंट्री में। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में ट्रैक करा जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, और वो इन्वेस्टमेंट जो देश के बीच में है
और उसके फॉरेन पार्टनर्स के बीच में है, जैसे कि लोन के रूप में होती है वो और इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है। एक नेशन से इन्वेस्टमेंट जा रही है दूसरी कंट्री में तो ये आता है कैपिटल अकाउंट्स में और इसका अमाउंट भी करंट अकाउंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो आपको बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि करंट अकाउंट के अंदर जो एक्चुअल ट्रांसैक्शन है रिलेटेड टू इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट उनको रिकॉर्ड करा जाता है और कैपिटल अकाउंट में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं दो कंट्रीज़ के बीच में और उसके फॉरेन पार्टनर्स के बीच में उसको ट्रैक करा जाता है, ये आता है कैपिटल अकाउंट में। देखिए यूएस ने रशिया की जो 7 बैंक्स थी उनको हटा दिया स्विफ्ट से, क्योंकि रशिया पे यूक्रेन की वजह से इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं और इसीलिए यहाँ पे एक पेमेंट अरेंजमेंट का इम्पोर्टेंस क्रिएट होता है कि वर्ल्ड के लेवल पर एक पेमेंट अरेंजमेंट होना चाहिए एक्सेप्ट टू द डॉलर। देखिए स्विफ्ट क्या होता है, तो स्विफ्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बैंक्स की है और बैंक्स के बीच में है, जिसे इंटर बैंक्स कहते हैं, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन करी जाती है स्विफ्ट के ज़रिए। तो स्विफ्ट जो है वो एक मैसेजिंग ऐप है जिसके ज़रिए एक बैंक दूसरी बैंक को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिक्योर ट्रांसफ़र होती है। यूएस ने रशिया की कुछ 7 बैंक्स हैं उनको स्विफ्ट से निकाल दिया है, यानी कि उनका जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो गया है और वो सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। देखिए आरबीआई भी जो है वो काफ़ी प्रमोट कर रहा है कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, इसीलिए आरबीआई ने जुलाई 2022 के अंदर एक सर्कुलर इशू करा, जिस सर्कुलर का नाम था इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीस, कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड का सेटलमेंट हो इंडियन रुपीस में। यहाँ पर काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशन रखी गई आरबीआई के द्वारा सर्कुलर में ट्रेड सेटलमेंट के लिए, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसैक्शन हो सकता है रुपीस का, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के बीच में यहाँ पे जो लेन देन हो वो कैसे हो सकता है रुपीस के अंदर। ये बात बताई गई आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर में जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीस इन जुलाई 2022। और रिसेंटली आरबीआई ने मार्च 2023 के अंदर एक मैकेनिज्म रखा इसके साथ, और यहाँ पे इस मैकेनिज्म में बताया गया कि कैसे ट्रेड सेटलमेंट हो रुपी के अंदर। मतलब यह है कि आरबीआई भी प्रमोट कर रहा है रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन, और इन 18 कंट्री में जो बैंकें हैं वो यहाँ पे अलाउ करी गई हैं कि वो ओपन कर सकती हैं स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट, जिसके ज़रिए यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो इंडियन रुपीज़ में पॉसिबल हो पाएंगी। और अप्रैल 2023 के अंदर इंडिया और मलेशिया ने अग्रीड किया, सहमति जताई कि वो सेटल करेंगे ट्रेड इंडिया के रुपी में। इसके अलावा हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की है उसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें यूज़ इंडियन रुपीज़ का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, क्योंकि जो हमारा न्यू पेमेंट सेटलमेंट फ्रेमवर्क है जुलाई 2022 का वो भी इस बात को ईडिट करता है, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। देखिए ठीक है, हम इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं इंडियन के रुपीज़ को, आरबीआई भी काफ़ी सारे स्टेप ले रहा है, सर्कुलर इशू कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने और मलेशिया ने भी एग्रीड किया है कि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में यहाँ पे रुपी का यूज़ करेंगे। तो क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, तो यहाँ पर बात उठती है कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या कुछ फ़ायदे दे सकता है रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन या रुपी का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। प्रिंसिपल है, देखिए एक जनरल बात यहाँ पे यही कही जाती है कि जितना हम यूज़ करेंगे इंडिया के रुपी का, तो जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो कम होगी फॉरेन ट्रेड के लिए, और इंडिया के रुपीज़ की जो बार्गेनिंग पावर है, जो सौदेबाजी की जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर। तो ये तो एक जनरल बेनिफिट है, क्योंकि फॉरेन करेंसी के अंदर करेंसी वॉलेटिलिटी का इशू होता है, और जब हम अपनी करेंसी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाती है। देखिए करेंसी वॉलेटिलिटी के अंदर आता है कि कोई भी वैल्यू है किसी करेंसी की वो सडनली चेंजेस होती है, उसमें उतार और चढ़ाव देखे जाते हैं, जिसकी वजह से जो करेंसी वॉलेटिलिटी है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगर हम रुपी का यूज़ करेंगे तो जो करेंसी रिस्क है वो यहाँ पे एलिमिनेट होगा इंडिया के बिजनेसेस के लिए। तो ये भी एक फ़ायदे के रूप में देखा जाता है। और देखिए बिजनेसेस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, जो भी लेन देन की कॉस्ट होती है, वो फॉरेन करेंसी में या डॉलर के अंदर महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। तो अगर हम यहाँ पे इंडियन रुपीज़ को यूज़ करेंगे तो जो ट्रांसलेशन कॉस्ट है बिजनेसेस के लिए वो कम होगी, जिससे जो एक्सपोर्ट है वो कम्पिटिटिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का यहाँ पे प्रमोशन होगा ग्लोबल मार्केट के अंदर, और जो नए नए फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आएंगे बिकॉज ऑफ चीप ट्रांसैक्शन कॉस्ट। और अगर उनको चीप ट्रांसैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी
तो जो FDI का फ्लो है इंडिया में वो भी बढ़ेगा, जिससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंडिया के अंदर देखी जाएगी। हालांकि अभी भी डॉलर को एज अ इंटरनेशनल करेंसी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो IMF है उसका डेटा ये बताता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है IMF के पास है, कि अभी भी IMF का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें करीब 60% जो है वो डॉलर है, उसके बाद यूरो है 20%, और फिर येन, और फिर ब्रिटिश पाउंड है। और IMF के फॉरेक्स रिजर्व होल्डिंग के अंदर जो रैनमिनबी का जो शेयर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्विस फ्रैंक और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रैनमिनबी जो है वो चाइना की करेंसी है, और डॉलर अभी भी एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी को होल्ड करता है, यानी कि जनरल एक एक्सेप्टेबिलिटी है वर्ल्ड के लेवल पर डॉलर की एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और अभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की डिमांड है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर। डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे शेयर, ऐसे डिवेंचर जो डॉलर में हों, उनकी पूरे वर्ल्ड के लेवल पर डिमांड है, यानी कि अभी भी डॉलर का एक बहुत बड़ा होल्ड है। और जितनी भी US की जो गवर्नमेंट है वो डेब्ट इशू करती है, अपनी उधारी को जितनी भी वो इशू करती है वो कई कंट्रीज़ में ख़रीदी जाती है, ताकि जो करेंसी फ्लक्चुएशंस आए हैं उनको कम करा जाए। और इसीलिए जो डॉलर है उसका ओवर यहाँ पे काफ़ी दूर है, कि अभी भी डॉलर का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है वर्ल्ड के लेवल पर एज अ करेंसी ऑफ एक्सचेंज। देखिए थोड़े चैलेंजेस भी देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं रुपी को इंटरनेशनलाइज करने में। देखिए रुपी जो है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है, अभी भी इंडिया पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ करता है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो जस्ट 2% है, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के लेवल पर एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर है वो 2% है। और इसी वजह से, इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है कि इंटरनेशनलाइज करा जाए रुपी को, वो थोड़ी यहाँ पर रिड्यूस होती है। और इंडिया का काफ़ी सारा ट्रेड डेफिसिट्स है, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, यानी कि इंडिया जो है जितना यहाँ से इंपोर्ट करता है उतना इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करता। यह आता है ट्रेड डेफिसिट में, जिसमें चाइना शामिल है, ये कंट्री UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है और रशिया है। और इसीलिए जो रशिया है वो रिलेक्टेंसी शो करता है रुपी रबल ट्रेड में, क्योंकि अगर इंडिया का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस होता तो जो रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पे एनहेंस होती एट द ग्लोबल लेवल। और जब एक कंट्री इंटरनेशनलाइज करती है अपनी करेंसी को, तो जो रेजिडेंट्स होते हैं, ऐसे लोग जो उस कंट्री में रह रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो बाहर रह रहे होते हैं जिन्हें नॉन रेजिडेंट करा जाता है, जैसे कि कुछ इंडिया के पर्सन्स हैं वो जो बाहर रहते हैं उनको बोला जाता है NRI। तो जो रेजिडेंट्स हैं और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आसान भाषा में कहें तो वो यहाँ पे स्टॉक्स, बाउंड, डिबेंचर ये सब खरीद सकते हैं जो रुपी के अंदर होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कंट्री के लिए जो स्टेबल इंटरेस्ट रेट है उसको मेंटेन करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर इंडिया इंटरनेशनलाइज करता है रुपी को, तो हमें फुली कन्वर्टिबिलिटी को यहाँ पे लेकर चलना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अभी हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ करते हैं। अब ये कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है तो ये देखते हैं। तो कन्वर्टिबिलिटी के अंदर एक रेजिडेंट्स को अधिकार होता है जो एक कंट्रीज़ में रहता है कि वो कन्वर्ट कर सकता है रुपी को किसी फॉरेन करेंसी में, और या किसी फॉरेन करेंसी को रुपी में तब्दील कर सकता है। ये आता है कन्वर्टिबिलिटी के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो लेन देन होते हैं वो 2 लेवल पर होते हैं, एक तो करंट अकाउंट में और एक लेन देन होता है कैपिटल अकाउंट में। तो इंडिया जो है वो पार्शियल रुपी कन्वर्टिबिलिटी के कंसेप्ट को अलाउ करता है, जिसका मतलब यह है कि रुपी को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं फुली अगर बात करंट अकाउंट की हो रही हो, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही हो तो वो नहीं कर सकते। इसी को पार्शियल रुपी कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है, जो इंडिया में फॉलो करी जाती है, जिसका मतलब यह है कि रुपी को यहाँ पे फुली कन्वर्टेबल करा जा सकता है करंट अकाउंट के लिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट के लिए नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसके लिए एडिक्वेट फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत होगी। तो एक ये भी यहाँ पे चैलेंजेस देखा जाता है जब बात उठती है इंटरनेशनलाइज करने की इंडिया की रुपी को। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या ऑप्शन है इंडिया के पास। तो अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो एक इंटरनेशनलाइज करती है और स्टाइटली इंटरनेशनलाइज करती है अपनी करेंसी को, क्योंकि चाइना का कैपिटल अकाउंट पे कंट्रोल मेंटेन करके रखती है, क्योंकि चाइना अपने कैपिटल अकाउंट पे कंट्रोल मेंटेन करके रखती है। और ये कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है 2 या 3 रीज़न की वजह से, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें पहला है कि चाइना ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रखा है काफ़ी सारे देश से,
जिसमें 43 कंट्रीज़ हैं जो एश्योर मार्केट देती हैं चाइना को कि वो उसकी करेंसी का ओवर सप्लाई नहीं करेंगी, जिससे इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो चाइना के अंदर। इसके अलावा चाइना ने ऑफशोर मार्केट क्रिएट कर रखी है अपनी करेंसी के लिए। इसका मतलब यह है कि चाइना ने एक ऑफशोर मार्केट, एक विदेशी मार्केट क्रिएट कर रखी है अपनी डोमेस्टिक करेंसी के लिए, जहाँ पर जो फॉरेन एंटाइटीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको अलाउ करा जाता है कि हाँ वो सेल कर सकती हैं चाइना की करेंसी डॉलर को ख़रीदने के लिए। देखिए करेंसी स्वैप का क्या मतलब होता है। तो करेंसी स्वैप में एक ऐसा लेन देन होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज करी जाती है डिफरेंट करेंसीज में पार्टिकुलर पीरियड्स के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया ने कहा जापान से कि आप मुझे येन दे दो और डॉलर दे दो और इक्वल अमाउंट्स में दे दो, और मैं आपको इक्वल अमाउंट्स में रुपी दे दूंगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो इस यहाँ पे चीज़ को बोला जाएगा करेंसी स्वैप। इंडिया ने जापान के साथ एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रखी है इन 2018 में। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या ऑप्शन है इंडिया के पास। तो अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो एक इंटरनेशनलाइज करती है और स्टाइटली इंटरनेशनलाइज करती है अपनी करेंसी को। तो चाइना जो मेंटेन करके रखता है कंट्रोल अपने कैपिटल अकाउंट में, इसका पहला रीज़न है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं 43 कंट्रीज से जो ओवर सप्लाई नहीं करेंगे रैनमिनबी का। इसके अलावा एक ऑफशोर मार्केट क्रिएट कर रखी है अपनी डोमेस्टिक करेंसी के लिए, जहाँ पर जो फॉरेन एंटाइटीज़ हैं उनको अलाउ करा जाता है कि वो सेल कर सकें रैनमिनबी डॉलर के लिए। और इसके अलावा चाइना का ट्रेड सरप्लस भी है काफ़ी सारे देशों से। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो स्टाइटली इंटरनेशनलाइज करता है अपनी करेंसी को। तो अगर इंडिया इंटरनेशनलाइज करना चाहता है अपनी करेंसी को, तो इंडिया को यहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है अपना आत्मनिर्भर भारत, जिसकी वजह से इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और जो रिलायंस है इम्पोर्ट पे वो कम हो, जिसके बाद इंडिया भी कंट्रोल कर सके अपने कैपिटल अकाउंट पे। और इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनलाइज करना है अपने रुपीज़ को, तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा हमारी इकोनॉमी पे, और हमें केयरफुल बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनलाइज करने में रुपये में, और कैसे हम अप्रोप्रिएट मेजर ले सकते हैं स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपनी इकोनॉमी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं अगर बात हो रही हो इंटरनेशनलाइज करने की रुपये को। 23 अगस्त 2015 को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स के अंदर जीएस पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन था कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर कि क्या मतलब है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का, कि बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, कि रुपी के जो नोट्स हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट करना कहा जाता है कन्वर्टिबिलिटी को, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो वैल्यू है रुपी की उसको फिक्स करना मार्केट फोर्स के बेस पर। तीसरा कहता है कि कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि फ्रीली परमिट कर दो, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं हम रुपीज़ को किसी दूसरी करेंसी में, और किसी दूसरी करेंसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी में। तो ये मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी का, या फिर डेवलप करना एक इंटरनेशनल मार्केट करेंसी के लिए इंडिया में। यहाँ पे थर्ड वाले जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हम रुपी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी करेंसी में, और किसी दूसरी करेंसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी के अंदर। ये मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी का।